अमेरिका की डिग्री का क्रेज दुनिया भर में रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। फॉरेन स्टूडेंट्स, खासकर भारतीय छात्रों का अमेरिका से मोह भंग हो रहा है। वीज़ा नियम सख्त, खर्चा ज़्यादा और पढ़ाई के बाद नौकरी की गारंटी नहीं। इन वजहों से छात्र अब अमेरिका जाने से हिचक रहे हैं। नतीजा ये है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ की हालत खराब होती जा रही है और अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। आखिर क्यों टूटा अमेरिकी ड्रीम और छात्रों की बदलती प्राथमिकताओं का असर कितना बड़ा है? ऐसे में आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। उन सवालों को तो शामिल करने की कोशिश करेंगे ही, साथ में कुछ और सवाल हमारा भी है। हमारा सवाल ये है कि भारत से छात्रों की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है? दूसरा सवाल यह है कि H1B वीज़ा की फीस में बढ़ोतरी का भारतीय छात्रों पर क्या असर पड़ा है? तीसरा सवाल यह है कि अमेरिका में विदेशी छात्रों की पढ़ाई से मोह भंग क्यों हो गया? चौथा सवाल मेरा यह है कि अमेरिका में विदेशी छात्रों को न आने से कॉलेजों को क्या नुकसान हो रहा है? और आखिरी और पांचवा सवाल यह है कि भारत से अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी का कारण क्या है? तो यही सारे सवाल हैं और हमारे साथ मेहमान भी हैं जिनसे हम एक एक करके उनसे जानेंगे कि क्यों ये इस तरह की दिक्कतें हुई है, क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या सिस्टम पूरा रीसेट हो रहा है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या बड़े चैलेंजेज होंगे, क्या इंटरनल कुछ प्रोटेस्ट तो नहीं होगा, और भारत के स्टूडेंट्स के लिहाज से उनके लिए और क्या ऑल्टरनेटिव मार्केट्स है, क्या इंडिया में उस तरह के एजुकेशन रिसर्च सेंटर्स हैं जो उस तरह के स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करे, या कुछ और भी मार्केट ग्लोबल मार्केट में हैं। इन सब पे भी चर्चा होगी। हमारे साथ तीन मेहमान हैं, उनके बारे में बता देता हूं। डॉक्टर प्रतिभा जैन है, फाउंडर हैं एडुआ ब्रॉड कंसल्टिंग के। रिम सागर है, हेड है एक्साई PHIS इमिग्रेशन के। और मीता सेन गुप्ता हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया है और हमारे दर्शकों को आज आप जागरूक करेंगी, हमारे स्टूडेंट्स को जो इन समस्या से परेशान हैं। लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपके लिए मैं रख देता हूं कि अमेरिका में जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या किस तरह से घट रही है। जो आंकड़े हैं वो आपको जानना जरूरी है। विदेशी स्टूडेंट का अमेरिका में पढ़ने से मोह जो भंग हो रहा है, तो पूछताछ में करीब करीब जो US में भारतीय स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो इंक्वायरी में ही 46% की कमी आई है। यानी पहले के मुकाबले 46% स्टूडेंट्स कम इंक्वायरी वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के कंसल्टिंग फर्म, यहाँ जो एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, उन लोगों को ये पता लग जाता है, तो ये डेटा उसके आधार पर लिए गए हैं। साथ ही प्राइवेट अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ का हिसाब किताब काफ़ी ख़राब हो गया है, तो ये आंकड़े आ रहे हैं। साथ ही विदेशी छात्रों की संख्या कम होने से वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा है। अब बात करते हैं नंबर कितने कम हुए हैं। 2019 में US में विदेशी छात्रों की जो संख्या थी वो 4 लाख के आसपास हुआ करती थी। 2020 में कोविड का समय था, इसलिए वो घटकर 53,000 हुई। 2024 में ये बढ़कर वापस से 2019 के आसपास पहुंच चुका गया, जो बढ़कर 3,87,000 हो गई। 2025 में वो नंबर अब घटकर 3,13,000 स्टूडेंट्स की संख्या, विदेशी स्टूडेंट्स की संख्या अमेरिका में हो गई है। तो ये नंबर साफ तौर से दर्शा रहे हैं कि पिछले साल से ही आप देखें तो करीब करीब 72-73 हजार स्टूडेंट्स कम हो गए हैं वहाँ पर। इसके अलावा विदेशी स्टूडेंट की संख्या कितनी घटी, तो ये हम बता ही रहे हैं कि अगस्त 2024 की गिरावट में किन किन जगहों से ज़्यादा घटी है। तो चीन में जो गिरावट आई है, चीन से वो करीब करीब 12.5% की। भारत से जो गिरावट आई है वो 44.5% की। भारतीय स्टूडेंट 44.5% कम हो गए हैं वहाँ पर। साउथ कोरिया करीब 11% कम हो गए हैं। ब्राज़ील के स्टूडेंट करीब 7% कम हो गए हैं। वियतनाम के करीब 17% कम हो गए हैं। और ताइवान के जो स्टूडेंट्स हैं वो करीब 7% कम हो गए हैं। एक सवाल ये भी है कि क्यों भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या में ये गिरावट आई है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो वीज़ा नीति है उसका सबसे बड़ा असर इस पर
पड़ा है। वीज़ा मिलने की प्रक्रिया अब काफ़ी कठिन और लंबी हो गई है। इससे इरिटेशन बढ़ा है स्टूडेंट्स में, उनके लिए दिक्कतें बढ़ी हैं। पढ़ाई के बाद साथ ही वहाँ पर नौकरी मिलने का मौका काफ़ी कम हो गया है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो वापस अपने कंट्री में आके जॉब ढूंढते हैं, वहाँ उनको पार्ट टाइम जॉब करने तक में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की समस्याएं वहाँ के स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ी है, जो भी स्टूडेंट्स बाहर से वहाँ पर जा रहे हैं। यूएस में ट्यूशन और रहने का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले के मुकाबले वो महंगाई है वो और भी बढ़ती जा रही है। विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप भी यूएस में काफ़ी कम हो गए। जिस हिसाब से स्कॉलरशिप वो देते थे बाहर के स्टूडेंट्स को, उसकी संख्या, उसके क्वांटम में अब उन्होंने काफ़ी कमी ला दी है। और भारत में भी इसके अलावा कुछ अच्छे कॉलेज, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, उससे भी यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। अब बात करते हैं कि यूएस की यूनिवर्सिटीज़ को क्या नुकसान हो रहा है। तो यूएस की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए नुकसान यही है कि विदेशी स्टूडेंट्स कम होने से वहाँ के उनके रेवेन्यूज़ लगातार घटते जा रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। और उनको अब अगर लंबे समय तक अगर इसी तरह के नंबर्स रहें तो उनको आगे सरवाइव करना, बहुत सारे छोटे कॉलेजेज होंगे उनको सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके अपने खर्चे होंगे, उनको रन करना पड़ेगा। अपने जो उनके ट्रेनर होंगे, रिसर्चर होंगे, उनके जो टीचर प्रोफेसर्स होंगे, उनकी जो सैलरी देना भी उनके लिए मुश्किल होगा। तो लंबे समय में चलाना ये काफ़ी मुश्किल होगा। कितना ग्रांट, सरकारी ग्रांट पर सारे कॉलेज कितने समय तक चल पाएंगे? कुछ कॉलेजेस तो चल पाएंगे, टॉप कॉलेजेस, बाद के सारे कॉलेज चल पाएंगे, जबकि विदेशी स्टूडेंट्स हर तरह के जाते हैं। कुछ लोग पैसे के दम पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर पैसे की वजह से छोटे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी, छोटे कॉलेजेस वगैरह में, छोटे इंस्टीट्यूशंस में भी यूएस की ड्रीम पूरा करने के लिए वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें यहाँ पे चैलेंजेस है। तो सवाल ये है कि हो सकता है कि वहाँ पर इंटरनल भी इसका प्रोटेस्ट हो। अब देखते हैं क्या कुछ इस पे होता है। तो चलिए इस वक्त हम ब्रेक लेंगे और उन तीनों मेहमान से जो सारे मुद्दे उठ रहे हैं उस पर उनसे सवाल पूछेंगे और एक एक करके आपको वो सारे एक्सपर्ट्स गाइड करेंगे कि आपके लिए अब क्या विकल्प बनते हैं, कौन कौन से ऐसे मार्केट होंगे जहां पर आपको जाना चाहिए, और साथ ही दूसरा, अगर आपके लिए सस्ता विकल्प क्या है, बेहतर विकल्प क्या है, ये तमाम मुद्दे भी हम पूछेंगे। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिकी डिग्री अब आउट ऑफ फैशन हो गई है क्या? क्यों स्टूडेंट्स, विदेशी स्टूडेंट्स अब अमेरिका जाने से कतरा रहे हैं? इन्हीं सवालों के अब जवाब ढूंढते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिभा जैन है, फाउंडर है एडू अवरोड कंसल्टिंग की। डॉक्टर प्रतिभा जैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है हमारे दर्शकों को और हमारे स्टूडेंट्स को आप जागरूक करेंगी जो यूएस के ड्रीम पाले हुए हैं। मैम, पहला सवाल, अमेरिका में भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट के पीछे क्या लग रहा है? सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है आपको? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि वहाँ पर अब अनसर्टेनिटी हो गई है। एजुकेशन इतना चेंज नहीं हुआ है, पर एजुकेशन के बाद क्या? क्या उनको जॉब मिलेगा? क्या उनको वीज़ा मिलेगा? क्या हर रोज़ एक नया स्तर चेंज हो रहा है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि घबराहट है, बट एक अनसर्टेनिटी का जो माहौल है, और बहुत बच्चे लोन लेके जाते हैं। तो अब ये सर्टेनिटी नहीं है कि भी मेरे को वहाँ पर लॉन्ग टर्म कोई भी नहीं रहना चाहता, बट एटलीस्ट 1-2 साल से उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है जब प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। अब उस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है, कि प्रश्न चिन्ह लग गया है कि मेरी एजुकेशन के बाद मेरा आगे फ्यूचर क्या है? इसके लिए एप्लीकेशन तो फिर भी हो रही हैं, बट अभी लोग दूसरे देशों को भी अप्लाई कर रहे हैं। तो अब खाली जो एक अमेरिका का एक एक चलन था कि खाली हमें एक ही कंट्री चाहिए, दूसरा विकल्प सोचने का ही नहीं था, आज वो विकल्प बहुत ज़्यादा हो गए। आज यूके, यूरोप तो है ही, बट इसके अलावा हम जापान देख रहे हैं, आयरलैंड देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड सडनली अब बहुत ज़्यादा वेलकमिंग एक पोज़ में है। तो एक हो गया कि भी मुझे यूएस में जाना है, बट मुझे ये नहीं मालूम मेरा फ्यूचर क्या है। बाकी कंट्रीज़ में बहुत, जैसे यूरोप में ट्यूशन फ़ी बहुत कम है, और ऑस्ट्रेलिया इस वक़्त
स्किल शॉर्टेज की लिस्ट बार-बार दोहरा रहा है। जर्मनी के चांसलर आए हैं बोलने, मतलब वीडियो पे, एंड उनकी न्यूज़ आ रही है कि भई हमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, स्पेशली जो टेक्निकली क्वालिफाइड है। एंड इवन चाइना आजकल बोल रहा है कि जिसको जॉब चाहिए, जो क्वालिफाइड है, जिसको H-1B नहीं मिल रहा है, वो मुझे अप्लाई कर सकता है डायरेक्टली फॉर बड़े जो जॉब्स। मार्केट है तो ये बहुत नए-नए बड़ी बड़ी विकल्प आ इकॉनमी रहे है, हैं। वो ऑफर कर रही है और यूएस से लुक्रेटिव ऑफर कर रही है, जिसमें चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, जर्मनी तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, और साथ ही यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी चाह रहा है कि जो स्किल्ड लोग हैं वो आए यहाँ पर आके पढ़ाई भी करें, जॉब भी कर सकते हैं। वो लगातार उस तरह के H-1B वीज़ा की जो दिक्कतें आ रही हैं यूएस से, उसके बाद वो वहाँ पर आने की अपील भी कर रहे हैं। चाइना लगातार कोशिश भी अब कर रहा है। चलिए, हमारे साथ रेम सागर साहब हैं, इमिग्रेशन एक्सपर्ट भी है, वीज़ा मामलों के भी अच्छे जानकार हैं, तो उनसे भी कुछ सवाल ले लेते हैं। सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा, मैम आपसे मेरा सवाल ये होगा जी। कि H-1B वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा को हाल की पॉलिसी का भारतीय स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ा है? एक्चुअली देखा जाए तो काफी फर्क पड़ा है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट H-1B एंड स्टूडेंट वीजा। अभी जिस तरह से देयर आर सो मेनी स्ट्रिंजेंट वीजा पॉलिसीज, और जिस हिसाब से वीजा पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं, तो आई थिंक उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है सभी स्टूडेंट्स पर। And not only stringent visa policies, but also there has been a lot of visa rejection बहुत ज्यादा है, और लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स है वीजास के लिए। सो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। एंड नॉट ओनली दिस, बट आई विल ऐड टू दिस, ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है। एंड देन जो लिविंग एक्सपेंसेस है यूएस में, वो अभी यूएस को बहुत लेस अफोर्डेबल कर दे रहे हैं लोगों के लिए। एंड एज एंड क्योंकि ऑल्सो मुकाबले देयर आर ज्यादा सो मेनी अफोर्डेबल अपकमिंग अब नहीं रहा। ऑप्शंस। बिल्कुल हाँ सही कहा जी। आपने कि वो जी हाँ। अफोर्डेबल नहीं रहा है। तो मैम, एक और सवाल मेरा कि यूएस में पढ़ाई और जॉब के जो मौके कम होने के कारण क्या स्टूडेंट्स अब दूसरे कंट्रीज की तरफ रुख कर रहे हैं, जैसा प्रतिभा मैम बता रही थी? हाँ जी, कर रहे हैं, बिकॉज ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। कनाडा ऑप्शन है, यूके ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन है। सो हाँ, लाइक अर्लियर देयर वाज अ टाइम जहाँ पर यूएस वाज वन ऑफ द टॉप चॉइसेस फॉर स्टूडेंट्स, कि अगर किसी को बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो वो यूएस उसका फर्स्ट ऑप्शन होता था। बट अभी इट हैज चेंज्ड। अभी पीपल आर स्टूडेंट्स आर कंसिडरिंग मोर ऑप्शंस लाइक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो हाँ जी, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अभी स्टूडेंट्स कंसिडर करने लगे हैं, बिकॉज यूएस इज मेकिंग वीजा पॉलिसीज वेरी स्ट्रिक्टर एंड लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स, एज आई प्रीवियसली सेड। सो यस। अगर स्कॉलरशिप के लिहाज से अगर बात करें रिम्स जी, तो क्या लग रहा है कौन सी कंट्रीज है जो स्कॉलरशिप के मामले में ज्यादा बेहतर है, इंडियन स्टूडेंट्स को के लिए बेहतर हो सकती है स्कॉलरशिप, वो पा सकते हैं, कम फीस में पढ़ाई कर सकते हैं? ऐसे मार्केट यूएस के अलावा बताइए मैम। I think Canada and UK are one of the good choices if tuition fees कम हो and affordable options देख रहे हो students. So हाँ जी। ओके, शुक्रिया रिम्स मैम। प्रतिभा मैम, आप बने रहिए हमारे साथ। मीता सेन गुप्ता भी जी हैं, वो एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे भी एक दो सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। मीता जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सुधार के कारण क्या छात्रों का ये जो रुझान है वो चेंज हुआ है, या यूएस की वीज़ा पॉलिसी की वजह से जो नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है? दोनों ही चीजें हो रही हैं। प्रतिभा जी ने और रीमा जी ने बहुत अच्छी तरह से बोला कि अनसर्टेनिटी जो आ रही है उससे तो हमारे बच्चे थोड़े से घबराएंगे ही, और उनके पेरेंट्स जो पेमेंट कर रहे हैं, जो हम अपने बच्चों का फ्यूचर सेटल करना चाह रहे हैं, उसमें तो हमें दिक्कत हो ही रही है। और हमारे बच्चे बाहर जाएं और पूरे उनके 3 4 5 साल तक सिक्योरिटी ना हो, उसमें क्यों इन्वेस्ट करेगा कोई। किंतु साथ साथ ये भी हो रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज दो तरीके से बढ़ रही हैं। एक तो हमारी यूनिवर्सिटी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, पिछले
10 सालों में, पिछले 5 सालों में तो बहुत ही बढ़ी है और प्राइवेट सेक्टर की जो क्वालिटी है, वो बहुत ही उम्दा हो गई है। अब जिस तरह से आपकी जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है, प्राइम एक लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, आपकी प्लक्षा यूनिवर्सिटी है, उसी उसी तरह से जो प्राइवेट फिलैंथ्रोपी से चल रही है। पहले होता था या तो सरकारी पैसा होगा तो ही बड़ी यूनिवर्सिटी होगी या प्राइवेट वाले ही होंगे सिर्फ। अब ये तो है कि जिन्होंने वीसी बने हैं, स्टार्टअप बने हैं, उन लोगों ने अपने सारे पैसे इकट्ठे करके बोला है कि देखिए हम भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। आईएसबी जाना है या आपको यूसीएलए जाना है कि चॉइस में बच्चों ने कई सालों से ये वाली चॉइस की है कि हम इंडिया में ही पढ़ेंगे क्योंकि इंडिया में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अब इंडिया में तो दो चीजें बहुत बढ़िया हैं। एक तो हमारी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि उनको सॉल्व करने में बच्चों के दिलो जान लग जाता है और वो बच्चे जरूर सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए पढ़ाई करना चाहते हैं। दूसरा इनका ये है कि ये आगे बढ़ के इनको बहुत रिगरस पढ़ाई दी जाती है। अब डाउन साइड ये है कि हमारे अभी भी पुरानी यूनिवर्सिटीज में पुराने तरीके से पढ़ाई हो रही है, जिसका मतलब है आप ना सवाल पूछ सकते हैं ज्यादा और आप बिल्कुल लिमिटेड हैं सिलेबस पे। ये हमारे लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए कैपेसिटी तो हमने बना दी, बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए कि हम इतनी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम दें कि हमारे बच्चे एक्सपेरिमेंट करें, चीजें बनाएं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 3rd-4th ईयर तो तब तक बच्चे इंजीनियरिंग बच्चे स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए हैं। तो जो हमारी छोटी छोटी टियर 2 टियर 3 टाउन्स में जो एक रेवोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये हमारे बच्चों को उम्मीद की किरण दे रहा है। बस उम्मीद की किरण में सब्सटेंस होना पड़ेगा कि एक थोड़ा रिगर हो, अच्छी हम बात कही, सलीके से क्योंकि हम लोग भी अपॉर्चुनिटी है। जी जी बहुत सारे कॉलेजेस स्टूडेंट्स में मीता जी हम लोग भी जाते रहते हैं वहां पर। कई सारे कॉलेजेस में जाते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया के जो कई कॉलेजेस ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी आज भी ऐसे ढर्रे पे चलती है, इंडस्ट्री से 30 साल पीछे चलती है। यही तकलीफ है, यही तकलीफ है। और ये हमारे पास इतना अच्छा मौका है इस तकलीफ को सॉल्व करने का कि देखिए हमारे बच्चे हमारी तरफ रुख कर रहे हैं। अब हम बड़ों का काम है इस समय कि हम बोलें कि देखिए हम भी अब आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कोशिशें तो हो रही हैं, पर इस तरह से चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और हमें एक छोटा सा रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन लाना है कि बच्चों को इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिले। हम पॉलिटिक्स की तरफ बात ही नहीं कर रहे, उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन इतना तो फ्रीडम होना चाहिए कि आप सवाल में प्रोजेक्ट अपना बनाएं, आप सवाल पूछें, आप अपने प्रोफेसर्स को चैलेंज करें, आपके प्रोफेसर्स आपको चैलेंज करें। बच्चों को भी ये जरूरत है कि छुई मुई नहीं होना, डरना नहीं है चैलेंज से। हमारे जेनजी के बारे में कई बार बहुत लोग एक और बोलते हैं। जरूरी सवाल है, अहम सवाल है, आपसे मैं लेना चाहूंगा मीता मैम कि क्या अब ग्लोबल एजुकेशन का सीन पूरी तरह से बदल रहा है और कौन से नए अवसर हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं? ग्लोबल एजुकेशन अपने अप्स एंड डाउन से जा रहा है। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में हमें बहुत कमियां दिख रही हैं। इसलिए दो अलग सवाल हैं। एक जो सवाल आपने नहीं पूछा वो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का है, जो आपने पूछा है उसका मैं जवाब दे देती हूँ कि हाँ जी, उसमें भी अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। और क्योंकि हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज बाहर जाके कैंपसेस खोल रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज हमारे साथ कोलैबोरेशंस इतनी ज्यादा कर रहे हैं आजकल। इनफैक्ट हमारे 11th-12th से हम कोलैबोरेशंस देख रहे हैं कि इन कोलैबोरेशंस में एक उम्मीद की किरण हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को नजर आ रही है, स्टूडेंट्स को नजर आ रही है कि हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर, हमें इंटरनेशनल प्रोफेसर्स मिलेंगे इवन विदाउट गोइंग डायरेक्टली टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज और वहां का खर्चा उठाए बिना हमें ये चांस मिल रहा है कि हमें डबल डिग्री, इंटरनेशनल डिग्री मिले। तो ये एक जो ट्रेंड है। दूसरा जो ट्रेंड है बाहर की यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से है कि वो अब आगे की सोच थोड़ी सी ले सकते हैं। जैसे हम इंडिया में एआई पे हैं, टेक्नोलॉजी में, और हर चीज में एआई कर रहे हैं, पर जो क्वांटम है वो अभी बेसिक लेवल तक, हमारे इंजीनियरिंग लेवल पे तक इतना नहीं आया है। तो हम एक कदम उठाते हैं, हमें 7 कदम उठाने की जरूरत है। हिम्मत करने का हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ये टाइम थोड़ा सा आ गया है और हमारी काबिलियत बहुत है, हमारे प्रोफेसर्स बहुत पॉइंट ऑफ बढ़िया। वैलिड पॉइंट मैम आपने कहा कि पूरी तरह से अब ओवरहॉलिंग की जरूरत है। आप बाहर ट्रैवल कर रही है, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन आपने वैलिड पॉइंट्स रखे हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात तो हम आगे करेंगे, प्रतिभा जी से भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बाहर हैं, आपसे लंबी चर्चा अगले शो में जरूर करेंगे और आप हमारे स्टूडेंट्स को जरूर गाइड करिएगा मैम।
थैंक यू मैम। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। चलिए प्रतिभा जी आपके पास आते हैं। मैम ये छात्रों की जो विदेशी में जो पढ़ाई करने के प्लान के समय क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप गाइड कर पाए क्या क्या फैक्टर्स उन्हें देखना चाहिए अगर वो उन्होंने प्लान कर लिया है, मन बना लिया है कि हमें बाहर ही जाकर पढ़ना है। जैसा मैम कह रही थी मीता मैम कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ आजकल कोलैब कर रही हैं, आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, लेक्चरर वहाँ से आ रहे हैं, इंटर्नशिप आप बाहर जाके कर सकते हैं या वहाँ के लेक्चरर भी आके यहाँ पे आपको पढ़ा रहा है, तो वो एक्सपोजर भी मिल रहा है, वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट रिसर्च करने का भी मौका मिल रहा है। उसके बाद भी अगर कोई विदेश में जाना चाहते हैं तो उनको कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये आई वुड अग्री विद मीता मैम कि अब इंडिया में कोई कमी नहीं है। जो नहीं बाहर जाना चाहता उसके लिए इंडियन एजुकेशन में बहुत सारे विकल्प है एंड बहुत अच्छे विकल्प है। कोई हम अब बैकवर्ड नहीं रहे, बट जिसको जाना ही है उसको सबसे पहले देखना है कि वो क्यों जा रहा है, कौन सा एक कोर्स के लिए जा रहा है, उसकी क्या मायने, उसका क्या। अगर वो खाली जॉब करना चाहता है या लोन लेके जाता है तो उसको सोचना चाहिए। अगर वो सोचता है कि भी मुझे एक एक्सपोजर चाहिए, मैं 20 कंट्रीज से एक वार्तालाप जब होता है तो हम कहते हैं पर्सपेक्टिव चेंज होता है। हम नई नई चीजें जो इजाद करते हैं वो अकेले नहीं कर सकते, हमें 10 लोगों से जब बातचीत करते हैं तब जाके इन्वेंटिव व्हाट वी कॉल इनोवेशन का माहौल बनता है। इसके लिए जो जाना चाहता है वो जरूर जाए, और हर कंट्री में, फिर तो अमेरिका भी ठीक है, फिर चाहे यूरोप जाए, जिसको बजट है मेरे हिसाब से बजट के हिसाब से चले, नंबर 1। नंबर 2 ये सोच के जाएं कि अगर मुझे जॉब चाहिए तो मुझे पोस्ट ग्रेड या मास्टर्स डिग्री चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे आगे रहना है कोई भी कंट्री में तो पहले वीजा रूल्स देखिए, एम्प्लॉयमेंट रूल्स देखिए, स्किल शॉर्टेज रूल्स देखिए, तब जाके अपनी कंट्री का चुनाव चाहिए करिए। अगर आप सोचते हैं कि भी मैं उसी कंट्री में जाऊंगा जो सबसे बेहतर इंजीनियरिंग दे या सबसे बेहतर, तो ऐसा कोई रैंकिंग सिस्टम बहुत फूल प्रूफ नहीं है। तो सोच के जाइए कि आपको क्यों जाना है, क्या आपका मंसूबा है, क्या आपका टारगेट है, आप क्या क्या चीजें सीखना चाहते हैं जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। जैसे आज पर्सपेक्टिव है, हम 10 आदमियों से अगर मिलजुल के काम करते हैं तो उसका जो नतीजा होता है वो लाजवाब होता है। उसके कारण जो जाना चाहता है वो जरूर जाए। और फिर बजट के हिसाब से यूरोप इस वक्त सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। आज स्कॉलरशिप आपके मार्क्स के ऊपर हर कंट्री दे रही है। ये जरूर ध्यान रखिए कि नीड बेस्ड, कि भी मेरे पास पैसा ही नहीं है आप मुझे स्कॉलरशिप दो, वो बहुत कम हो गया। मैं अव्वल स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी स्कूल का नंबर 1 हूँ, मैंने 10 चीजें करी हैं, मैं लीडर हूँ, मैंने नई चीजें ईजाद करी हैं इवन एज अ स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अपना रेज्यूमे बनाइए, आप 2-3 साल तक अपने ऊपर मेहनत करिए, मार्क्स लाइए, फिर जाके अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको वेलकम भी करेंगे, एडमिशन भी देंगे और स्कॉलरशिप भी देंगे। तो ओके। पहले अपना बिल्कुल सही कहा आपने कि आप पहले ये कर लीजिए कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, ये पहले तय कर लीजिए। ये नहीं कि ग्लैमर के चक्कर में मुझे फॉरेन में ही जाके पढ़ना है, देखा देखी मत करें। क्या आपकी ज़रूरत है, क्या यहाँ पर उस तरह की उस स्किल की पढ़ाई नहीं है, ये सब सारा सोच ले, रिसर्च कर ले, उसके बाद इस तरह के फैसले ले, रैट रेस में ना कूदे। मैम एक और सवाल ये है कि छात्रों के लिए अब किस तरह की स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के। तो स्कॉलरशिप का पैसा जो फॉरेनर्स के लिए है हर यूनिवर्सिटी में है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई 5% देगा, कोई 10% देगा, 50%, 100% भी हमारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप कंट्री में मिली सबसे है। ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है मैम आपके हिसाब से, आपके मिलती है, रिसर्च? जी। बट जो स्कॉलरशिप वाला जो एक रेज्यूमे चाहिए हमें कि भी सब बच्चों को चाहिए। आज ऐसा कौन इंडियन है जो सोचेगा मुझे स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। जिनको नहीं चाहिए वो भी चाहेंगे स्कॉलरशिप मिल जाए। स्कॉलरशिप हर एक को जरूरत है ना। आज हम हर एक पैसा वसूल करना है। एवरी डॉलर अर्नड इज सेव्ड इज एवरी डॉलर अर्नड। बट स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए कि हमारे जैसे बहुत सारे उनके पास छात्र हैं,
वो आपको तभी लालच देंगे स्कॉलरशिप का जब आप वर्दी हो। उनको आपके मार्कशीट आपने जो किया है 3 साल पहले, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आजकल कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। कभी-कभी ज़्यादातर एक एक्स्ट्रा इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप इस स्कॉलरशिप के लायक क्यों हो? और हम लोग उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं और उसके लिए प्रोफाइल भी बनाते हैं कि भई एक दिन में आपने सोच लिया कि मुझे अगले साल जाना है, अक्टूबर में लास्ट डेट है, मैं अभी अप्लाई कर दूँ और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, इतना आसान नहीं है। हर एक स्टूडेंट, चाहे लोकल स्टूडेंट हो वहाँ का, चाहे विदेशी स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट को एक मनसूबा रहता है कि मुझे एक स्कॉलरशिप चाहिए। बट उसके लिए तैयारी एक दिन में नहीं होती। थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करना पड़ता है। हर यूनिवर्सिटी, आप सोचिए, हर यूनिवर्सिटी को ब्रिलियंट स्टूडेंट चाहिए, जो डिसिप्लिन्ड है, जो अपने आगे से आगे अपने सिलेबस के आगे दिखाता है कि मैंने क्या किया, मैंने किस चीज़ में लीडरशिप दिखाई, किस चीज़ में मैंने इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या-क्या मैंने किया है, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे ही कि भी मैंने अप्लाई कर दिया और मैंने लिख दिया कि भी मुझे तो जी, जी। चाहिए, इसके बिना मैं नहीं आ सकता, तो फिर ऐसे हर तो उनके यानी पास हर बहुत फ्रंट पे सारी आपको रिसर्च करनी एप्लीकेशंस हैं। पड़ेगी, आपको जागरूक रहना पड़ेगा और इसीलिए हमारा मकसद भी यही है ताकि आप जैसे एक्सपर्ट्स, वेटरन लोग आए और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें। शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए और उन्हें गाइड किया। तो चलिए, तो अमेरिका जो कभी पढ़ाई और करियर का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन माना जाता था, अब वहाँ विदेशी छात्रों की संख्या लगातार घटती जा रही है। भारतीय छात्रों की रिकॉर्ड कमी से साफ है अब विकल्प सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहे। बेहतर एजुकेशन, कम खर्च और बेहतर अवसर भारत और दूसरे देशों में भी मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि ये रुझान जारी रहा तो क्या अमेरिका की यूनिवर्सिटीज अपना ग्लोबल चार्म खो देगी और क्या भारतीय स्टूडेंट्स अब स्टडी इन इंडिया का नया रास्ता चुनेंगे? इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार।